नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया पर। जी हाँ, राजस्थान उपचुनाव में कुछ सीटों को हॉट सीट कहा गया। उपचुनाव से पहले जब बात हो रही थी तो बहुत सारी हॉट सीट्स के बारे में बात हो रही थी, परंतु आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में बता रहे हैं जो एन चुनाव वाले दिन अचानक से हॉट हो गई और पूरे देश भर में फैल गई कि देवली उनियारा सीट पर कुछ हुआ है। परंतु उसी सीट से बहुत साइलेंटली जीत दर्ज करने वाले राजेंद्र गुर्जर आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले तो मैं सर आपको जीत की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत है। आपका भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपने कई हमारी पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे जो सारे जितने भी कार्यक्रम थे हमारी पार्टी के, उनको आपने दिखाया, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद की पात्र। जी राजन जी, सबसे पहला सवाल तो ये जो कि सभी लोगों के जहन में उठ रहा है, जो भी लोग राजनीति में थोड़ी सी समझ रखते हैं, देवली उनियारा के लोग तो जानते ही हैं, पर उससे बाहर जितने भी लोग हैं एक ही चीज जानना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया कि सिर्फ एक साल पहले इसी सीट को आप ही की कम्युनिटी के एक बड़े नाम विजय बैसला, क्योंकि उनके पिताजी के कारण उनका नाम हम बड़ा मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो सब लोग उन्हें जानते हैं, वो उस सीट पे हार जाते हैं और आप सिर्फ एक साल बाद 40,000 से ज्यादा के वोट से जीत दर्ज करते हैं, 40,000 वोटों से ज्यादा से जीत दर्ज करते हैं। क्या आपने कर दिखाया? ऐसा कैसे हुआ ये सब? नहीं, ये तो देखो, जिस प्रकार की मैं जनता के बीच में रहता हूँ और हमेशा उनके हर सुख दुख में या मुझे जब भी वो याद करते हैं जी, तो वो मेरे को अपनापन महसूस करते रहते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं अपने आम जो मतदाता है वो कभी मेरे को इस प्रकार नहीं मानते कि वो हमारा नेता है जी। वो ये मानते हुए राजेंद्र हमारा परिवार का सदस्य है और हमारे बीच का आदमी है। हम जब चाहे जब उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे फोन के माध्यम से या कभी भी मेरे से वो बात करके कभी भी टाइम लेके मिल सकते हैं। तो उनको अपनापन महसूस होता है। तो उन्होंने जिस प्रकार ये इतनी बड़ी जीत दर्ज कराई है जी, उनमें उन्हीं का ज्यादा योगदान है कि उन्होंने मन से और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई राजेंद्र गुर्जर कोई नेता है जी। वो एक परिवार का सदस्य के नाते मुझे इस प्रकार इतनी बड़ी जीत दर्ज कराई है। तो ये सब उन्हीं का, इसका श्रेय सभी आम जनता को जाता है देवली उनियारा जी। कि जो आम गांव का अंतिम व्यक्ति बैठा है उसने भी मेरे को बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और जिस प्रकार उनका जो मेरे प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है, तो मैं तो इस बात का आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों के प्रेम और जो उनका जिस अपनत्व है वो मेरे पर बना रहे और उन्हीं के आशीर्वाद और समर्थन से सरकारें बनती, विधायक बनते हैं जी। केंद्र में सरकार हमारी उनकी बिल्कुल मत और समर्थन से, राजस्थान में सरकार है हमारी और मैं जो विधायक बना वो भी उनके मत और समर्थन से बनाऊं। तो असली लोकतंत्र से ही कहते हैं कि एक साधारण से व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद जनता ने जिस प्रकार मत और समर्थन देकर मुझे विधानसभा में पहुंचाया, तो ये वास्तव में इसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि पार्टी ने एक साल बाद गलती सुधार ली, ये टिकट आपको पिछले साल मिलना चाहिए था। नहीं, पार्टी की कई चीजें रहती है, पार्टी कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग कर सकती है। बिल्कुल सही। अब वो उस समय उन्होंने क्या सोचा है, किस प्रकार मेरा उपयोग बाद में किया या उनको नहीं करना चाहिए था, ये तो उनकी सोच है कि किस प्रकार कार्यकर्ता का उपयोग कर सकती है। मैं संतुष्ट हूँ, पार्टी ने जो भी निर्णय किया उस समय आज भी जो दोबारा निर्णय किया, मतलब जो आपको जब आदेश मिला आपने उसका पालन किया। जब पार्टी ने जो आदेश दिया हम उस आदेश की पालना करते हैं और हम विचार के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए या और कोई उसके लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए हम सब जिस प्रकार का जो आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मार्जिन जो उन्होंने 41,000 वोट, 41,151 वोट उन्होंने जो मेरे को अपने मत दिया है, तो वो सब धन्यवाद के पात्र हैं और उनका स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद है और ये मेरे पर बना रहे, यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए। जी अच्छा, जो ये सीटें हैं पूर्वी राजस्थान की सीटें देख लीजिए और उसके बाद देवली उनियारा वाली सीट को देख लीजिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा गणित किसी को भी टिकट देते समय या चुनाव जीतने की रणनीति बनाते टाइम दो कम्युनिटी को बहुत ज्यादा देखा जाता है, गुर्जर और मीणा कम्युनिटी की। आपके सामने असल में दो कैंडिडेट ऐसे खड़े थे जो कि आपको आपके वोटों को नुकसान पहुंचा सकते थे। नरेश मीणा मानिए, एक कस्तूरी मीणा भी शायद कोई आपके सामने निर्दलीय खड़े थे, तो वहां से आपको वोट कटने का डर था और आपको पूरा ये था कि आपको जो पूरे डिपेंड है वो हम हमारी कम्युनिटी के लिए। लेकिन जितने वोट आपके गुर्जर समाज के वोट है उससे तो ज्यादा से आप जीत कर आए। कैसे, क्या किया, कैसे सेंध मारी आपने उनके वोटों में?
नहीं, ऐसा नहीं है सेंध का। बाकी जब मेरे को टिकट मिला था जी उसी दिन 36 कौम जो हमारी है, जी सभी ने ये विचार कर लिया था कि भाई इस बार राजेंद्र को विधानसभा में पहुंचाए। जी और सभी जाति के लोग मुझे, उन्होंने जो मत और समर्थन दिया है, और वो हमेशा मैं उनके बीच में रहता हूँ, जी और मैं कभी उनसे भेद नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो लोकतंत्र में कोई जातियां सभी है, बिल्कुल सही सभी बात को है। अधिकार हाँ है, जी हाँ और अपने अपनी वर्ग में सब अपनी 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 जाति को समर्थन भी करते हैं। पर जिस प्रकार लोगों ने मेरे को समर्थन किया, वो एक जाति से ऊपर उठकर था मामला। जी वो मेरे को एक जाति विशेष का नहीं मानते कि भाई राजेंद्र को, क्यों, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। जी ठीक है, समाज के नाते हम सभी जगह बैठते उठते हैं, समाज में भी बैठते हैं, और जो 36 कौम है वो भी मेरे को अपना मानती है। तो मैं तो कभी इस प्रकार के मेरे विचार भी नहीं आता कि भाई कौन जाति हमको वोट करती है। मेरे को सभी जातियां वोट करती है, और हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले, ईमानदारी से उनकी सेवा करें, और उसी का प्रतिफल के रूप में मेरे को जो सभी जातियों ने वोट दिए, क्योंकि वो सीट वैसे कांग्रेस की सीट मानी जाती है। जी बिल्कुल, आप बता 11 रहे थे, साल बाद आपका वनवास पूरा हुआ है, ऐसे मानिए आप एक तरह से। आप मीडिया जो भी बात करते थे तो भाई ये हॉट सीट है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है, पर जी। ऐसा आपको दिखा नहीं कि त्रिकोणात्मक जी। संघर्ष हुआ। एक तरफा उन्होंने 51% मतदान। 40,000 से अगर आप जीत जाते तो त्रिकोणात्मक संघर्ष तो जी, कहीं भी खत्म जी। हो गया और कहीं बना ही नहीं। तो सभी लोगों ने मेरे को मत और समर्थन दिया है, और वहाँ जिस प्रकार हॉट सीट मान रहे थे ऐसा था नहीं। जी वो जब मेरा को टिकट मिला उसी दिन लोगों ने मन बना लिया था कि भाई इस बार राजेंद्र को हमारा जो प्रत्याशी है इसको विधानसभा में पहुंचाएंगे, जी क्योंकि उनका विश्वास था कि भाई राजेंद्र हमारे अच्छा सेवक है, हमें पीजी मिल जाता है, फोन से बात हो जाती है, या वो अपनापन मान लो उनका, कैसे भी किसी भी प्रकार से। मैं भी हमेशा मेरा ये सोच रहता है कि भाई हम उनकी सेवा करें और ईमानदारी से। राजन जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं उस दिन की घटना की बात नहीं कर रहा, समरावता गांव का इशू क्या था, क्यों वो लोग मत का बहिष्कार कर रहे थे? उस दिन की बात नहीं कर रहा, उसका समरावता विवाद क्या का था? इश्यू ये था कि वहाँ जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो है, जी पहले वो हमारे नगर फोर्ट से उन्होंने उनियारा में थी पहले वो, जी तो उनका एसडीएम कार्यालय उनियारा लगता था। ठीक है। तो उसको एसडीएम कार्यालय देवली में कर दिया। तो जी। कोई भी चीज अगर दिक्कत आती है ना उनको, जैसे फसल का भी कोई सेंटर लगता है हमारे जो बीएस, जी हर चीज में उनको वहां जाना पड़ता है। तो बिल्कुल। वो वहाँ जाना किराया बहुत दूर पड़ जाता है, यहाँ से 100 किलोमीटर लगभग पड़ता है। जी तो कुछ जो पंचायती हमने पहले कर दी थे, और इनको भी हमने आग्रह किया था भाई अगर बात करेंगे तो इनको भी हम उसमें जोड़ लेंगे, पर अभी इनका इशू ये था कि भाई हमें उनियारा से जोड़ा है, जो उनियारा इनकी बहुत नजदीक पड़ता है। जी तो वो उन्होंने अचानक से किया ये काम। तो अब सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बात रखी, तो पर वो दुर्भाग्य था कि वो ऐसी दुर्घटना हो गई, बात इतनी बड़ी हो गई। बाकी इतना इशू नहीं था वो। हम उनको उनसे बात करके और सबसे बात करके, और वास्तव में उनको उनियारा में हमने 2 पंचायतें थी हमारी, मोहम्मदगढ़ और गोटड़ा को हमने उनियारा में जोड़ दिया था चुनाव से पहले। जी हीरालाल जी नागर थे हमारे प्रभारी मंत्री, और हमारे कन्हैयालाल जी के दोनों, और हमारे दामोदर जी भाई साहब थे, उनके बात उनसे चर्चा करके भाई इसको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिए थे। इसको भी जोड़ देते, ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं था, पर वो जी। दुर्घटना मानो आप, जी अचानक से घटना हो गई। अचानक से। तो अभी क्या स्टेटस है समरावता, अब किस तरफ है, या कोई प्लान उसके लिए? नहीं, अब समरावता से लोगों से पूछ के, जो पंचायत में जितने गांव है ना, उनसे सबसे राय मशवरा करके जो जैसा वो कहेंगे जैसा कर लेंगे। जैसा कर लेंगे। हम तो लोकतंत्र में जो जनता कहती है उसी के हिसाब से काम। और ये तो उन्हीं की सुविधा के लिए किया जाता हाँ, है। जो उनकी सुविधा होगी, जैसे वो कहेंगे जैसा करेंगे। ठीक है, आपको जनता पूरे एक तरह से कहते हैं कि वापस लेकर आई है, और बहुत अच्छे वोटों के साथ लेकर आई है, बहुत अच्छे से समर्थन आपको किया है। क्या काम ऐसे हैं जो आपने सोचे हुए हैं कि मैं 11 साल बाद वापस आया हूं, तो मैं मेरी इस जनता को, जिसने मुझे इतना समर्थन दिया, इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया है, उन्हें मैं वो सब काम करके और दूंगा, जिससे कि मेरा जो ये उनका जो है उससे ऋण हो सकूं? मैं 13 से 18 विधायक था, तो उस समय हमारे 2-3 मुद्दे ऐसे थे जी तो उसमें हम सफल नहीं हुए। प्रयास किए थे, पर वो नहीं, कई बार राजनीति में पंचायतें जैसा नहीं होता। जी तो जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में जब बिसलपुर जब स्थापित हुए ना, उस समय रोडें बनी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो वो रोडें सब टूट चुकी थी, जो अपना डूब क्षेत्र जिसे कहते हैं, 7 पंचायतें उसमें आती है। जी और उन 7 पंचायतों में रोड का बहुत ज्यादा इश्यू था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री हीरालाल जी ने, कन्हैयालाल जी चौधरी जी और दामोदर जी वैसा तक प्रयासों से चुनाव से पहले हमने वो उन मांगों को इन्होंने, और माननीय हमारी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है दिया कुमारी जी, वो जो मुख्यमंत्री भी है, इनके
आशीर्वाद से वो 17 करोड़ रुपए की रोड सैंक्शन हो गई, जी टेंडर भी हो गया और उनका काम भी शुरू हो गया। जी। एक तो सबसे बड़ी सौगात जो मिली हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत जरूरी थी। ये तो आपने बिना एमएलए रहते हुए करवा जी। दिया। अब एमएलए बनने के बाद क्या करेंगे? अब जो मेन मुद्दे थे हमारे वो तो है ही सही, बाकी मेन जो थी अब क्या थे, क्या मुद्दे अब थे मेन? मेन तो ये था, एक हमारे 32 केवी जीएसएस 33 केवी जीएसएस जीरालाल जी ने माननीय नागर साहब ने हमारे खोले हैं, जो नामतला में और नासिरदा में। जी। और एक हमारे जो नैनवा को जोड़ती है एक सड़क मुचकंदर के, जो नगर फोर्ट से मांडव ऋषि की धरती है हमारी, वहां पर ओवरफ्लो पानी होने की वजह से क्या है, वो अवरुद्ध हो जाता है रास्ता जो बूंदी को जोड़ता है। जी। उसमें 1.25 करोड़ की पुलिया देकर, एक हमारे बालापुरा है जो रायपुरा है, जिसपे हम जाते हैं रायपुरा समरावता, जहाँ ये विवाद हुआ है, उस रोड को भी हमने पहले कनेक्टिविटी मैंने जोड़ा था, वहां पर पुलिया एक और मांग थी 1.25 करोड़ की, वो भी पूरी कर दी। जी। तो मेन जो बड़ी मांगी थी वो तो हमारी पूरी कर दी। अब कुछ रोडों की कनेक्टिविटी है वो उनको जोड़ना है, जो हमको मिसिंग रोड से मिलता है, पैसा मिलता है। और हमारे जैसे विद्युतीकरण के लिए जो हमारे किसानों के लिए डीपी की बहुत जरूरत है अभी, तो उसके ये बड़ी, वैसे बड़े कोई मुद्दे ऐसे नहीं। हमारे बिशलपुर का पानी आरसीपी का पानी आ रहा है, बिशलपुर का इसरदा डैम हमारे बनके तैयार है, सारे डैम तैयार है, वैसे सब कुछ क्षेत्र में है, सब रोडें हमने पहले बनवा दी थी 13 से 18 में। अब तो कोई इतना बड़ा कोई इश्यू तो है नहीं कोई। अब रोजगार के लिए बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से जी। और ये अभी जो हमारे राइजिंग राजस्थान है उसके माध्यम से भी कई लोगों को हमने, कई लोग उद्योगपति आ रहे हैं, तो अब तो मेन तो बड़े काम रह गए। बाकी ये जो हमारे उद्योग धंधे, बाकी और छोटे मोटे जो कनेक्टिविटी रोडों की है, पानी की है, लाइट की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, चौमों के विकास के लिए हमने बनाया है, सब तैयारी कर रहे हैं भाई, सब जगह गाँव जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यक है वो पहले प्राथमिकता से करेंगे, जो अत्यंत आवश्यक है, फिर और बाकी सब धीरे धीरे बैठकर सबकी राय से और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आम आदमी को आराम मिले, उसकी सुविधा के लिए किसी प्रकार की, जैसे रोड है, पानी है, पानी के लिए भी हमारी लाइन बिछा दी, जो बिशलपुर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, माननीय कन्हैयालाल जी हमारे मंत्री है जी, पर उसमें कुछ टंकियां बननी है, कई लोग पानी पहुंच नहीं पा रहा, अलाइनमेंट। ईआरसीपी में आपके क्षेत्र का कुछ एरिया आ रहा है अभी? हाँ, उनियारा जो एरिया बिशलपुर तक का जो एरिया है जी, उसमें कुछ ग्रामीणों की दिक्कत है, तो उनसे बातचीत कर और उसमें उनका समाधान करके, उनको भी तकलीफ नहीं और हमारा काम, क्योंकि उन लोगों का काफी वो है कि हमारे खेत उजड़ जाएंगे, हमारे घर उजड़ जाएंगे, तो क्योंकि और वो एक बहुत बहुत चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि ईआरसीपी विकास के लिए जरूरत है और उन लोगों को अपना मुआवजा चाहिए होता है, क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता है लोगों को जी, और जमीन भी बचे लोगों की। इस प्रकार की योजना बना के और हम ऐसा काम करेंगे जो गाँव वालों को भी नुकसान नहीं और हमारा उसको पानी भी मिल जाए, लोगों को पीने का भी मिल जाए और सिंचाई के लिए भी मिल जाए। ऐसे हमारी योजना है, सबको राय मशवरा करके उनसे बातचीत करके इसका समाधान करेंगे जी, सबको साथ लेकर चलिए। अब अगर आपकी सीट की बात करें तो इधर आपको बीसलपुर से पानी मिल रहा है, इधर ईआरसीपी आ जाएगा, मतलब पानी की कमी जो है उस तरफ बिल्कुल कुछ है नहीं और जमीन भी उपजाऊ है वहाँ की, तो किसानों के लिए क्या कुछ अलग से कोई योजना आपने सोची है, कुछ अलग से कुछ चीजें किसानों के लिए? अब तो जो हमारे जो सौर ऊर्जा का है, क्योंकि लाइट के लिए जैसे कि लिफ्ट करके पानी लेना पड़ रहा है कई जगह, पानी तो है हमारे पास, कई जगह लिफ्ट करके लेना, तो सौर ऊर्जा की स्कीम आई है, उससे जोड़ेंगे लोगों को ताकि हमारे जो पानी उनको मिल सके। एक हमारे जो लाइट की जो दिन में लाइट आए उसके लिए माननीय लाल जी ने भी अवगत कराया है कि वे आने वाले समय में दिन में सबको लाइट देंगे जी, और लाइट की समस्या जो है, ट्रिपिंग आती है, किसानों को समस्या आती है, उसके लिए हम जीएसएस बनाएंगे और आने वाले समय में सभी को दिन में लाइट मिल भी रही है। कुछ एरिया में कुछ ग्रेड बने, खासकर सर्दियों के टाइम पे किसानों को। आज भी कई लोग मिले थे, कुछ गांव में ऐसा था कि रात को लाइट दे रहे थे तो दिक्कत आती है सर्दी जी, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो सरकार भी उसके लिए काम कर रही है और बहुत जल्दी लाइट जो समस्या है मेन उसकी विद्युत की, उसका समाधान हो जाएगा। और सौर ऊर्जा के माध्यम से भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जिससे क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि भाई एनर्जी की हमें जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी जी, और इजी लोगों को सुविधा मिल जाएगी। एक जो गांव से पलायन है युवाओं का, बहुत रोजगार वाली बात ही मैं कर रहा हूँ, जो पलायन है उससे कितने बड़े चुनौती के रूप में आप देखते हैं, किस तरीके से उन्हें रोक पाएंगे? क्योंकि शहरों की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए नौकरियां नहीं है, तो गांव में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ प्लान है आपका इस तरह का? अब गांव में क्या है कि सबसे ज्यादा मेरा जो एरिया जो है उसमें कृषि क्षेत्र है ज्यादा जी, अधिकतर बिशलपुर की नहरें हैं। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कई बांध है, हमारे गलवा बांध है, बड़े बड़े बांध है जी, तो उनको कृषि के कार्य से जुड़े वो, और जैसे हमारे ऑर्गेनिक खेती है वो करे, और भी कई जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो लगाएंगे ताकि उनको वहीं
अभी जैसे हमारे मक्का की, उससे मक्का जो होती है, मक्का से थैलियां बनती है, जो जी। पॉलीथीन जो होती है वो जी क्या है हाँ, कि जी हाँ, दिक्कत आती है उसमें, वो क्या है गलती नहीं है और उससे जानवर भी खा जाते हैं और फसल जमीन को भी नुकसान होता है। जी। तो वैसे भी उद्योग हमारे यहाँ लगाए तो उनसे भी ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे भी, ताकि ज्यादा ज्यादा उद्योग करे और खुद ही कोई, क्योंकि नौकरी सरकार के पास इतना है नहीं, करते हैं वो प्रयास हाँ, सरकार परंतु वैसे। खुद के उद्योग अगर उनके आप हो खुद तो का उद्योग आत्मनिर्भर हो जाए खुद आत्मनिर्भर हो पे। जाए, सही और बात है। हमारे महिलाओं के लिए भी काम चल रहा है। बिल्कुल जी हाँ। महिलाएं भी छोटे मोटे उद्योग, जो साबुन बनाना है और छोटे मोटे काम, तो सबको रोजगार मिल जाए तो पलायन रुक जाएगा, आम आदमी को गांव में काम मिल जाए, वहाँ सब लेबर सस्ती मिलती है। जी, आपके तो पूर्व कृषि मंत्री भी लगभग उसी क्षेत्र से हैं, हाँ और उन्होंने खुद ने भी खेती में जी काफी जी। काम किया, खुद के भी अपने किए खेती हुए हैं। में बहुत खुला है, काम करना चाहे तो बहुत कुछ है, जैसे दूध का काम है जी हमारे, तो उसके लिए भी हम, जैसे भैंस भैंस है, गौपालन है, उस पर भी काम करेंगे। दूध का भी बड़ा हमारे वो है, आपको पता है कि जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूध की बहुत आवश्यकता है दूध की लोगों को। आवश्यकता है, और दूध तो का उसके लिए आपके। सरकार लोन भी दे रही है, जी भैंसों के लिए, गायों के लिए, और उस पर कई सब्सिडी भी दे रही है, उसका भी जी हम लोगों को लाभ दिलाएंगे। और किसान के जितने फायदे हमारे जैसे क्षेत्र में, जैसे पानी, हमको पानी बिसलपुर का पानी मिल रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे अपन लिफ्ट करके पानी लेते हैं या कुएं से लेते हैं या ट्यूबवेल से लेते हैं, तो उसमें इतना अच्छा पानी नहीं आता, गहरा पानी में दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिसलपुर का पानी आता है, तो बिसलपुर का पानी से फसल भी अच्छी होती है। हाँ, बीसलपुर और का तो बनास, जहाँ जहाँ बनास गुजर रही है, तो वहाँ जहाँ सब है, जयपुर तक पानी पहुंच रहा है उसका, तो उसका बिल्कुल सही बात है। सभी को लाभ मिलता है। बिल्कुल। राइजिंग राजस्थान को किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जी ये, जी। क्या समझते हैं कि कितना फायदेमंद होगा, और आपके क्षेत्र के लिए उसमें क्या है? देखो, हमारे भी अभी हमारे टोंक में भी कार्यक्रम था, माननीय लाल जी, हमारे कन्हैया लाल जी गए थे उस जी कार्यक्रम जी में, हाँ। हम भी थे उसमें, हमारे विधायक भी थे। कई उद्योग धंधे लग रहे जी हैं और कई लोग यहाँ आने के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि भाई वहाँ चलें। जी हाँ। और राजस्थान में देखो इतना शांत प्रिय एरिया है, बिल्कुल। और हर लोग यहाँ से जुड़ना चाहता है, विदेशी कई लोग आ रहे हैं, और इससे ये लगेगा कि हमारे राजस्थान की तस्वीर बदलेगी, आने वाले समय में रोजगार मिलेगा लोगों को, और सस्ता प्रोडक्ट जो भी होगा वो सस्ता भी मिलेगा, क्योंकि यहीं बनेगा तो सस्ता मिलेगा। जी तो सभी प्रकार से हमारे राजस्थान के लोगों को, हमारे जयपुर वासियों को और आसपास के क्षेत्र को, सभी को, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, छोटे हमारे जो छोटे व्यापारी उनको भी लाभ मिलेगा, आम आदमी को काम मिलेगा, हमारे जो मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, हमारे युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। जी। आने वाले समय में बहुत क्षेत्र में चौमुखी विकास होने की इस जो उद्योग आ रहे हैं, और कई लोग विदेशी लोग हैं हमारे जो यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, और इसको जिस प्रकार सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लाइट भी उनको 24 घंटे देगी, और जो भी सरकार की तरफ से योजना है जो भी है, चाहे वो उनके लिए जमीन आवंटन का मामला हो या उनके लिए पानी चाहिए, विद्युत जी। चाहिए, उनको जो भी सुविधा है सब अवेलेबल कराएगी, ताकि हमको इजी उद्योग लगे और उद्योगपतियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं, और हमारे क्षेत्र के लोग उससे जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति आएंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। जी। ये अभी राइजिंग राजस्थान का मामला है। एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही की सीट से एक आप हैं जिन्होंने पूरे संयम से चुनाव लड़ा, पिछले कई साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, चुनाव लड़े भी, जीते भी, टिकट भी नहीं मिला, कई बार ऐसा हुआ। आप इतने संयम से जीते, और आप ही की सीट पर एक व्यक्ति ऐसा था जो जरा सी बात में संयम खो गया। युवाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप अब एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को इस बारे में, क्योंकि युवाओं का बड़ा सपना होता है पॉलिटिक्स में आने का? जनता जनार्दन क्या होती है, जनप्रतिनिधि को हजारों नजर से देखती है। जी उनका वो हर एक्शन देखती है कि भाई कैसे चलता है, कहाँ रहता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, जी कैसे इसकी चाल है, ढाल है, सब कुछ देखती है। तो हमको बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार लोगों की अपेक्षाएं भी रहती है कि हमारा नेता कैसा हो, जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो किस प्रकार रहता है, तो उसका हम अगर हमारे संयम रखते हैं या अनुशासन में रहते हैं तो हमसे कई लोग प्रेरणा लेते हैं। जी और हम अगर संयम खो देते हैं तो उसका नुकसान सभी को होता है, युवाओं को भी होता है, जी कि भाई राजनीति क्षेत्र में भी ऐसा होता है, क्योंकि राजनीति क्षेत्र एक दूसरों के प्रति आधारित मामला है। जी अपना स्वयं कुछ नहीं, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के आग्रह कर सकते हैं, बाकी उनका मन क्या कहता है, वो अपने को पसंद लाइक करते नहीं करते, ये उनकी सोच है, उनकी सोच। अपन किसी को दबाव में दोष में लेकर न तो वोट ले सकते, न कोई किसी प्रकार कर सकते, और ये संभव भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को जैसे जिस प्रकार जनता सोचती है, तो जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। जनता हमको सिर मोहर बना देती है, आप देख रहे हो, एक मैं साधारण सा आदमी, मुझे आज विधायक बना दिया तो मेरी सरकार में भागीदारी हो गई, बाकी मैं अगर एमएलए तो कुछ भी नहीं हूँ, तो ये सब जनता की मेहरबानी है। तो उनके आशीर्वाद से हम बनते हैं,
हमारा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हम तो प्रयास करते हैं कि भाई हम उनके किस प्रकार काम आ सके, उनकी सेवा कर सके या उनके बीच में रह सकते हैं, या वो किस प्रकार हमें स्नेह करें हम उनसे स्नेह करें। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम राजनीति में सेवा करने आए। जी। अब राजनीति में कई प्रकार लोग आते हैं, आप जानते हो राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी तरह के लोग, सभी विचार के लोग आते हैं, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भाई अंतिम व्यक्ति थे जो पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि नरसेवा ही नारायण सेवा है। जी। हम उसको देखकर हमारा उद्देश्य ये है कि हम गरीब को गणेश मानकर सेवा करें, वो किसी प्रकार से दुखी नहीं रहे, पीड़ित नहीं रहे, शोषित नहीं रहे, उसको कोई उसका शोषण नहीं करे, उसको न्याय मिले जी। और त्वरित न्याय मिले तुरंत, ताकि लगे कि भाई वास्तव में शासन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी बैठे हैं, राजस्थान में हमारे भजन लाल जी बैठे हैं, तो इनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, हम विधायक के नाते सबको न्याय दिलाएंगे, सबके साथ समानता का बर्ताव करेंगे। राजनीति में सबको लोकतंत्र में अपने जीने का अधिकार है, व्यक्ति की आज़ादी सबको है, अपनी बात कहे, संयम से कहे, और जो भी कह सकते हैं अपन वो अपने अपने विवेक से कहे। कोई भी किसी को ऐसा नहीं लगे अपनी वाणी से, अपने कहने से, अपने कृत्य से किसी को नुकसान हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, बिल्कुल सही किसी प्रकार का हमारी कर्म वचन वाणी से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कि वो कभी भी हमको इस तरह से नहीं देखे कि हमारे कृत्य से किसी को नुकसान हो। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे हमारे ऊपर जनता देवली रहेगी और क्षेत्र की आशीर्वाद बनाए रहे कि हम उनके बीच में हमेशा सेवा के रूप में काम करते रहें। हमारा यही उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संयम, सरलता और सहजता, ये चीज आपको क्या पे करती है? ये चीज परमानेंट होती है। ये चीज ये दर्शाया है राजेंद्र गुर्जर जी ने, जो कि एक रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं। जनता ने इनको सर माथे पे लिया है और इन्हें एक पूरा समर्थन, मत और समर्थन देकर 40,000 से ज़्यादा वोट से जीत दिलाई है। और वो नज़र आ रहा है, इनसे बातचीत करने से नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो अपने विचार रखते हैं जनता के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। आपका भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपने हमारा बहुत सहयोग किया जी, और आम जनता के लिए एक हमारे जैसे साधारण आदमी को जो जनता ने समर्थन दिया है, वो आपके चैनल के माध्यम से हर जगह बात पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार। तो ये थे नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिनकी वाणी से पता चल रहा था, जिनके विचारों से पता चल रहा था, जिनकी बोली से पता चल रहा था कि क्यों वो देवली उनियारा की जनता के लाडले हैं और क्यों लोगों ने उन्हें मतों से, वोटों से, अपने समर्थन से इन्हें बाग बाग कर दिया और इन्हें एक बार फिर से विधायक बनाकर विधानसभा में भेज दिया।